हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड 2024 के दिसंबर में किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। इस समय जो मेरी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें मैंने पाषाण युग और एंशियंट इंडिया के स्रोत मैंने पूरी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस करवा के कंप्लीट करवा दिया है। तो इस समय जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट चल रहा है धातु युग का। धातु युग में भी बात चल रही है इसके ताम्र पाषाण युग की। तो कल ताम्र पाषाण काल हो गया था, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। और कल चल रहा था विस्तारित क्षेत्र, उसके विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले क्या था, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण काल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, यानी ऐसा काल चल रहा था जिसमें ताम्र के उपकरण के साथ साथ, तांबे के उपकरणों के साथ साथ ही किसका, पाषाण के उपकरणों का भी यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। उसे बोला गया ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना गया। यानी मोस्टली जो यूज होते थे वो तांबे के उपकरण ही यूज होते थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या पाषाण काल के उपकरणों का भी यूज किया जा रहा था। मैंने बताया था कि इसे ताम्र पाषाण काल जो था भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों में अवशेषों के आधार पर बांटा गया था। तो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। किसमें? 6 पार्ट में। 6 के नाम लिख देता हूँ। पहला जो मैंने बताया था 6 पार्ट में था। कितने पार्टों में था? 6 पार्ट में था। जो पहला था दक्षिण पूर्वी राजस्थान था। क्या था? दक्षिण पूर्वी राजस्थान था। दूसरा क्या था? पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश था। पश्चिमी मध्य प्रदेश, हाँ एक हो गया था, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया था। ठीक है, आज चल रहा है जो तीसरा होगा वो पश्चिमी महाराष्ट्र है। क्या है? पश्चिमी महाराष्ट्र। क्या है? पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत हो जाएगा। दक्षिण भारत हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? पूर्वी भारत हो जाएगा। पूर्वी भारत। और छठा जो हो जाएगा गंगा यमुना का दोआब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा यमुना का दोआब हो जाएगा। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना का दोआब, यानी ऊपरी गंगा घाटी एवं गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा यमुना दोआब शब्द यानी दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, गंगा और यमुना नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसे बोला जाता है दोआब। यानी पंजाब जो है, इसका मतलब क्या है? 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान जब मैं करवा रहा था तो इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मैंने कितने करवाए थे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मैंने 3 स्थान मोस्ट बताए थे। एक था आहार बताए थे, आहार और बनास हो जाएगा। फिर क्या बताए थे? गिलुंद बताए थे, जो चित्तौड़ में पड़ता, आहार गिलुंद। बालाथर बताए थे, बालाथर। गणेश्वर भी इसी में आ जाता है, गणेश्वर हो गया तो बागोर हो जाता है। ठीक है, ये स्थान कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो था, ये टॉपिक जो है था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो था पश्चिम मध्य प्रदेश, इसमें मैंने कितने 4-5 स्थान इसमें भी बताए थे। कायथा बताया था, कायथा हो गया था। एरड़ हो गया था। नागदा बताए थे। क्या? नागदा। फिर क्या था? नवदा टोली, नवदा। और एक था माहेश्वर। क्या था? माहेश्वर। ये चीज समझ में आ रही? माहेश्वर, इतना चीज समझ में आ गई। आज जो टॉपिक पर बात चल रही है उसका नाम है पश्चिमी महाराष्ट्र। ये है ताम्र पाषाण युग की पुरातात्विक स्थल यहाँ पे मिले हुए हैं। ये ताम्र पाषाण उपकरण मिले या औजार मिले हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, कायथा और एरड़ भी हो गया था। आज जिस टॉपिक पे बात चल रही है, आज तीसरे टॉपिक की बात चल रही है, पश्चिमी महाराष्ट्र। तो इसमें देख लेते हैं किस टॉपिक पे हमें बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले आएगा जोरवे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? नेवासा आएगा, जोरवे आ जाएगा, नेवासा आएगा, दैमाबाद आएगा, दैमाबाद, इनाम गांव आ जाएगा, इनाम गांव आ जाएगा, सोनपुर हो जाएगा, सोनगांव, सोनपुर नहीं सोनगांव, सोनगांव हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, चंदौली आ जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदौली। ठीक है, ये चीज हो गई। तो बात आज चल रही है जोरवे पे।
क्या चल रही है? बात चल रही है आज जोरवे की। तो बात है जोरवे की, तो जोरवे संस्कृति जो है कहाँ पे स्थित है? जोरवे जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। क्या? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थिर है। ये चीज समझ में आई? यानी जोरवे संस्कृति जो है ये प्रवरा नदी के बिल्कुल बाएं तट पर स्थित है। ये चीज समझ में आ गया? जोरवे जो है ये क्या है? पश्चिमी महाराष्ट्र यानी ताम्र पाषाण काल का एक प्रतिनिधि स्थल भी माना जाता है। अब जोरवे की बात अगर चली रही है तो यहाँ से एकमात्र सोने का आभूषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एकमात्र सोने का आभूषण प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एकमात्र, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र सोने का आभूषण, एकमात्र सोने का आभूषण मिलता है यहाँ से। नौतली, नौतली, नौतली एवं टोटीदार, एवं टोटी, टोटीदार मृद भांड मिलता, मृद भांड मिलता है। ठीक है। और यहाँ से एक बात और देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से ताम्रपाषाण काल से लेकर यानी नवदा टोली से लेकर जोरवे मृद भांड के जो साक्ष्य मिलते हैं वो नवदा टोली से लेकर टी नरसीपुर जो कर्नाटक है वहां तक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी जोरवे मृद भांड के साक्ष्य जो है, जोरवे मृद भांड के साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से मिलते हैं? नवदा टोली, नवदा टोली और कर्नाटक के, और कर्नाटक के, तो नवदा टोली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली और कर्नाटक के टी नरसीपुर स्थान से प्राप्त होते हैं। टी नरसीपुर स्थान से प्राप्त होते हैं, स्थान से प्राप्त होते हैं, टी नरसीपुर से प्राप्त होती है। एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात आती है नेवासा की। किसकी बात आ रही है? नेवासा की। तो यहाँ से देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या आता है। नेवासा से मिलते हैं पटसन के साक्ष्य। किसके मिलते हैं? पटसन के साक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो साक्ष्य मिलता है वो रेशम के साक्ष्य मिलते हैं। रेशम, प्राचीनतम रेशम के साक्ष्य, प्राचीनतम रेशम के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। पटसन के साक्ष्य मिलते हैं, रेशम के साक्ष्य मिल जाते हैं, और एक और है जो सबसे ज्यादा है, लाल रंग के मृदभांड, यानी लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिन पर क्या काली रंग से अलंकरण किया गया, जिसे नैदानिक मृदभांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैदानिक मृदभांड, इसका मतलब क्या? नैदानिक का मतलब डायग्नोस्टिक मृदभांड को पोट्री बोलेंगे। पोट्री यानी ये जो नैदानिक मृदभांड होते थे ये लाल रंग के होते थे। कैसे लाल रंग के होते थे? इसमें जो अलंकरण हुआ है वो काले रंग से हुआ। अलंकरण जो हुआ है वो किस रंग से हुआ? काले रंग से, काले रंग से। ये चीज समझ में आ गई। यानी यहाँ से प्राचीनतम पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है नेवासा। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल तो है ही। पटसन के साक्ष्य मिलता है, प्राचीनतम रेशम के साक्ष्य मिलते हैं, नैदानिक मृदभांड यानी लाल रंग के साक्ष्य मिलते हैं, लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जहाँ से क्या लाल रंग के, जहाँ पे अलंकरण जो किया गया है वो काले रंग से किया गया है, इसलिए इसे नैदानिक मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्थान जो पड़ता है उसका नाम है दैमाबाद। क्या पड़ता है? तीसरा स्थान जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है दैमाबाद। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ देख लेते हैं दैमाबाद, क्या लिखा हुआ है? दैमाबाद देख लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैमाबाद जो है ये क्या है? दैमाबाद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किसमें? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह इस संस्कृति का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल है। यानी दैमाबाद जो है सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल, सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल। यह लाइन तो सब में लिखी जा सकती, सबसे बड़ा नहीं लिखा जाए, महत्वपूर्ण स्थल, सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल गोदावरी नदी तट पर स्थित है। किसके? गोदावरी नदी के तट पर स्थित, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये चीज समझ में आ गई।
तीसरा, यहाँ से किस किस चीजों के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से मिलता है रथ हाँकता मानव, रथ हाँकता, रथ हाँकता मानव, रथ हाँकता मानव। गणेश की मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, गणेश, गणेश की मूर्ति। और क्या, मातृ देवी की मृद मूर्ति, मातृ देवी की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई मृण मूर्ति मिलती है। ये चीज समझ में आ गई। यानी जो दायमाबाद है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलता है, यहाँ से जो साक्ष्य मिलता है, गणेश की मूर्ति मिलती, मातृ देवी की मृण मूर्ति मिलती, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी बात यहाँ से ये भी मिलता है कि सबसे अत्यधिक मात्रा में जो समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, कलश समाधान के जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। अत्यधिक मात्रा में कलश, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में कलश समाधान के साक्ष्य, कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात महाराष्ट्र की चल रही है तो बात हो जाए महाराष्ट्र में समाधान जो था वो किस तरह से किया जाता था। यानी जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में जो समाधान किया जाता था वो किया जाता था पूरब और पश्चिम में। यानी जो मृतक होता था उसको दफनाया जाता था पूरब और पश्चिम दिशा में, पूरब और पश्चिम में। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो समाधान किया जाता था तो वो किया जाता था उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो महाराष्ट्र में मृतक को दफनाया जाता था, महाराष्ट्र में मृतक को कैसा, तो पश्चिम पूर्व, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की, पूर्व दिशा की ओर दफनाया जाता था, की ओर दफनाया जाता था। और जो दक्षिण भारत आएगा, ठीक है, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में जो आएगा वो पूरा उत्तर से दक्षिण की तरफ मृतक का दाह संस्कार किया जाता था। ये चीज समझ में आ गई होगी महाराष्ट्र में। यहाँ से स्कर्वी रोगों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी वयस्क और शिशु जो होते थे। दैवावत से एक और मिल जाता है, क्या है, स्कर्वी रोग के साक्ष्य वयस्कों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वयस्कों एवं शिशुओं में, शिशुओं, छोटे बच्चों में, शिशुओं में स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिलते हैं, स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये चीज हो गया। अब एक स्थान और बचा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनाम गांव। तो यहाँ दिखता होगा भी, तो यहाँ से देख लेते हैं इनाम गांव। ठीक है, ये चीज तो लिख चुके होगे जोरवे के बारे में, तो थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ, जोरवे संस्कृति के बारे में। ठीक है, यहाँ पटसन के भी साक्ष्य लिख गया होगा, तो यहाँ से लिख देते हैं इनाम गांव। ठीक है, चलो पूरा इरेज करता हूँ, तब समझ में आएगा। यहाँ से ये अड़ेसर ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, लिखते नहीं बनता है कागज से, अगर ना पूछो तो गीला हो जाता है, इसलिए इससे साफ करना बहुत जरूरी है। क्या बस्ती कैसी है, जो इनाम गांव की बात चल रही है, इसमें जो पहला टॉपिक है ये किलाबंद बस्ती है। क्या है, किलाबंद बस्ती। इससे पहले कायथा और एरड़ के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ से क्या, यहाँ से किलाबंद बस्ती के साक्ष्य मिलते, लेकिन एक स्थान याद है, इनाम गांव जो है महाराष्ट्र का एक किलाबंद बस्ती का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। ताम्रपाषाण काल की बस्ती किसकी है, ताम्रपाषाण काल की बस्ती, महत्वपूर्ण बस्ती है, महत्वपूर्ण बस्ती, क्योंकि यहाँ से पूरे ग्राम का उल्लेख मिलता है, पूरे गांव का, यानी पूरा गांव बसा हुआ था ताम्रपाषाण काल से इनाम गांव की। इस चीज के बारे में जानकारी ताम्रपाषाण काल से मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है, कई चीजें मिलती है। 130 से अधिक कमरे मिलते हैं, 130 से अधिक कमरे मिलते हैं, 130 से अधिक कमरे मिलते हैं। 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है, 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है, 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है, 5 कमरों वाला एक मकान मिल जाता है। गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साथ मिल जाते हैं, किसके, गोलाकार गड्ढों वाले
मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिल जाते हैं, 130 से अधिक कमरे मिल जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और है जो है विशाल चूल्हे अन्नागारों के साक्ष्य मिल जाते हैं। अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा, अधिवास यानी घर अलग, अधिवास विन्यास, अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य मिलता है, सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा साक्ष्य। सिर विहीन मूर्तियां मिलती हैं। कैसी? सिर विहीन, सिर ही नहीं है, सिर विहीन मूर्तियां मिलती हैं। और अभी एक पॉइंट और बचा है जो गोलाकार गड्ढों, अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा, अन्नागार मिलते हैं, चूल्हे मिलते हैं, चूल्हों के साथ मिलते हैं चूल्हे, और विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब जहां अनाज रखा जाता था, अन्ना विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यानी ये चार जो थे, जोरवे था, नेवासा था, दाइमाबाद था और इनाम गांव था, इन चारों के बारे में मैंने बता दिया। तो ये बताना है कि सबसे पहले मैंने किसके बारे में, जोरवे के बारे में बताया था। जोरवे के बारे में ये बताया था कि ये प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस नदी के? प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण स्थल है। जोरवे संस्कृति जो है ये क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। सबसे अधिक ताम्रपाषाणिक स्थल जो है ये कहाँ? महाराष्ट्र में ही मिले हुए हैं। तो जोरवे के बारे में बता रहा था, तो जोरवे के बारे में ये बताया कि प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। एकमात्र सोने का आभूषण यहीं से मिलता है। नौतली एवं टोटीदार मृदभांडों के साक्ष्य भी यहीं से मिले। और जोरवे मृदभांड का एक साक्ष्य और है जो नवदा टोली यानी मध्य प्रदेश से लेकर टी नरसीपुर कर्नाटक में पड़ता, वहां तक इसके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा स्थान जो था वो था नेवासा। नेवासा के बारे में बताया मैंने कि ये भी ताम्रपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण बस्ती है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलता है? रेशम के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम रेशम के साक्ष्य, पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? रेशम के साक्ष्य मिलते हैं, पटसन के साक्ष्य मिलते हैं, और डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक मृदभांड के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब नैदानिक का मतलब ये हो गया जो मृदभांड यहाँ के होते थे वो लाल रंग के बने होते थे, लेकिन इस पर अलंकरण जो किया जाता, सजावट होती थी, वो काले रंग की होती थी। सिर रहित देवी की मूर्ति यानी सिर रहित, सिर नहीं है, मूर्ति विहीन है, सिर विहीन मूर्तियां जो मिलती है, कहाँ से मिलती है? नेवासा से। दैमाबाद के बारे में मैंने बताया था। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। रथ आख्ता मानव गणेश की मूर्ति और एक रथ आख्ता और एक मातृ देवी की मूर्ति जो है यहीं से मिलता है। कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। वयस्कों एवं शिशुओं से स्कर्वी रोग के साक्ष्य बारे में पता चलता है। अत्यधिक मात्रा में कलश समाधान मिलता है। महाराष्ट्र में जो है मृतकों को जब दफनाया जाता था तो ये स्थान याद रखना, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और जो दक्षिण भारत आएगा तो दक्षिण भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता था, पैर करके दफनाने। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम। अब दक्षिण भारत की बात आ जाए तो यहाँ पे कुछ स्थान ऐसे मिल जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से क्या मिला है, प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल जो यहाँ से है वो है ब्रह्मगिरी है, मास्की है, क्या है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी मास्की है, ब्रह्मगिरी मास्की हो गया, पिकली हल हो गया, क्या हो गया? पिकली, पिकली हल हो गया, उतनूर हो गया, उतनूर हो गया। एक दो और, संगन कल्लू है, कोडाईकनाल है, संगन कल्लू, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, संगन कल्लू हो गया, कोडाईकनाल, नागार्जुन कोंडा, पय्यमपल्ली, नागार्जुन कोंडा और पय्यमपल्ली, ये जो है महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ दक्षिण भारत के। यहाँ पे जब दफनाया जाता था, यहाँ पर किसको, यहाँ पर जब मृतकों को दफनाया जाता था, किसको? मृतकों को जब दफनाया जाता था तो किस स्थान से मिलते हैं? यहाँ से मृतकों को जब दफनाया जाता था दक्षिण भारत में, क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण भारत में मृतकों को जब दफनाया जाता था, मृतकों का दाह संस्कार, मृतकों को कैसे? उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। यहीं से एक दक्षिण भारत से और एक साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ की जो कृषक
जो जाति थी यहाँ की, जिससे यहाँ की संस्कृति से चरवाहा जो संस्कृति है, यहाँ पर कृषक की तुलना किससे करी गई? चरवाहा संस्कृति से। यानी क्या? कृषक की तुलना चरवाहा संस्कृति से करी गई। चरवाहा संस्कृति के अधिक साक्ष्य, चरवाहा संस्कृति के अधिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के कृषक की तुलना जो है चरवाहा संस्कृति के अधिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से चरवाहा संस्कृति के अधिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से राख के टीले और भस्म के टीले मिलते हैं। राख के यहाँ ये जो स्थान है, पिकली है, ब्रह्मगिरी, मास्की है, कुपगोल है, संगन कल्लू, यहाँ से क्या मिले? राख के टीले, जिन्हें भस्म टीले भी बोला जाता है। क्या? भस्म टीले के नाम से भी जाना गया। ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक और है टेक्कल कोटा जो पड़ता है, यहाँ से सोने के निर्मित लटकन के साक्ष्य मिलते हैं। टेक्कल कोटा से टेक्कल कोट से सोने के लटकन के साक्ष्य मिलते हैं। सोने के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोने के लटकन के साक्ष्य मिलते हैं। सोने के लटकन के साक्ष्य मिलते हैं। और चित्रित मृदभांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और चित्रित मृदभांड, पेंटेड वेयर, चित्रित मृदभांड भी मिलते हैं यहाँ से। ऐसा एकमात्र ऐसा स्थान यहाँ से चाक श्रेणी में जो है कहाँ से? दक्षिण भारत से मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात आ रही है पूर्वी भारत की। किसकी बात आ रही है? पूर्वी भारत की। तो देख लेते हैं। आज इससे ताम्र पाषाण काल का विस्तार क्षेत्र को कंप्लीट ही करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। अब पूर्वी भारत जो आ रहा है, पूर्वी भारत में आता है बिहार। क्या आता है? पूर्वी भारत। 4 हो गए हैं। 5वां स्थान जो है पूर्वी भारत। क्या है? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में पड़ता है बिहार का चिरांद। बिहार का चिरांद हो जाएगा, सेनवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनपुर हो जाएगा, सेनवार हो जाएगा। सोनपुर हो जाएगा, सेनवार और ताराडीह आदि। ये चीज समझ में आ गई। बिहार का चिरांद आ जाता है, सोनपुर आ जाता है, सेनवार आ जाता है, ये हो जाता है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात आ जाए, पश्चिम बंगाल में महिषादल आ जाता है। यहाँ से महिषादल। और एक है पांडु राजार डिब्बी। क्या है? पांडु राजार डिब्बी आदि। ये हो गया 5वां। 6ठा जो आ जाएगा गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना दोआब हो जाएगा, या ऊपरी गंगा। दोआब या ऊपरी गंगा, यहां से मिलेगा प्रयागराज से झूसी। प्रयागराज से झूसी हवेलिया एक स्थान है। वहां तक जो है ताम्रपाषाण कालीन उपकरणों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दूसरा विंध्य क्षेत्र है। क्या है? विंध्य क्षेत्र। यहाँ में कुछ है, जैसे इमली डी हो गया, सधौरा हो गया। क्या हो गया? सधौरा हो गया। नरहन हो गया, नरहन हो गया। ककौरिया हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्थान है नरहन। ककौरिया हो गया, ककौरिया हो गया। एक स्थान और पड़ता है जिसका नाम है ककौरिया हो गया एवं साईपाई आदि। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो ये विंध्य क्षेत्र हो गया, यहाँ से गैरिक मृदभांड की प्राप्ति होती है। किसकी? गैरिक। ओसीपी ओकर पॉटरी। सी मतलब कलर्ड पॉटरी, यानी गैरिक मृदभांड। चित्रित जो होते हैं ओसीपी के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रित और गैरिक मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं,
ठीक है, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा है, अतरंजी अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से। किसके? ओसीपी की, ओसीपी यानी ओसीपी। और दूसरा जो यहाँ से हो जाएगा गंगा यमुना दोआब से आता है, उसकी बात एक और आ जाता है साई पाई स्थल जो है, यहाँ से एक तलवार और मत्स्य भाले का, ये जो साई पाई स्थान है यहाँ से मान लो यहाँ आ जाएगा साई पाई स्थान, तो यहाँ से मिलता है एक मत्स्य भाला, एक तलवार और मत्स्य भाले का साक्ष्य मिलता है। और इसका सीधा संबंध किससे है? इसका सीधा संबंध जो है ओसीपी से, इसका सीधा संबंध जो है ओसीपी से है। ओसीपी का मतलब है गैर मृदभांडिक साक्ष्य, गैर मृदभांडिक जो पोएट्री है उससे देखने को मिलता है। तो अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि अब क्रम से एक बार मैं ये लिख के बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है ताम्र पाषाणी बस्तियां मिलती हैं और उनके मेन स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब देखना है, हालांकि अभी बता ही चुका हूँ, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, सोने के लटकन के साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद हो गया, सिनवार हो गया, सोनपुर हो गया, जो पूर्वी गंगा यमुना दोआब हो जाता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाणी कालीन की बस्तियों के विस्तार के क्षेत्र की बात चल रही है। किसका विस्तार क्षेत्र चल रहा है? किसका विस्तार क्षेत्र चल रहा है? तो ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों के, ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां या स्थल जो हैं या अवशेष जहां पे मिले, अवशेष। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला जो था दक्षिण पूर्वी राजस्थान था। क्या था? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान से किसके साक्ष्य मिले, तो कहाँ है वो? भाई मार्कर, अच्छा ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलता है अहाड़, अहाड़ मिलता है, गिलुंद मिलता है, अहाड़ हो गया, ये तो चल ही नहीं गया बिल्कुल, अहाड़ और बनास हो गया, गिलुंद हो जाता है, बालाथल हो जाता है, क्या हो जाता है? बालाथल हो जाता है, गणेश्वर हो जाता है। स्पीड में ही बताएंगे, गणेश्वर हो चुका है। और यहीं से एक और मिलता है बागोर। ये चीज हो गई दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो एक हो गया। दूसरा जो पड़ता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ से किसके मिलते थे? कायथा था, एरड़ था, याद करना पड़ेगा, नागदा था, माहेश्वर था, नवदा टोली, और कोई छूटा है? नवदा टोली शायद हो गई। कायथा, एरड़, नागदा, माहेश्वर और नवदा टोली। तीसरा स्थान जो पड़ता था वो पश्चिमी महाराष्ट्र था, पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थानों के नाम देख लेते हैं। जोरवे है, नेवासा है, जोरवे हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, दैमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया, क्या हो गया? इनाम गांव। फिर क्या हो गया? सोनगांव हो गया, सोनगांव, चंदौली हो गया, सोनगांव हो गया, चंदौली हो गया, एक और पड़ता है, सोनगांव हो गया, चंदौली हो गया, ये जोरवे हो गया, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव, सोनगांव, चंदौली और नासिक। नासिक कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई। चौथा जो था वो था दक्षिण भारत। चौथा क्या था? दक्षिण भारत। चौथा था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मैंने स्थान बहुत सारे बताए हैं, उनमें कुछ स्थानों के नाम मैं यहाँ बता देता हूँ। दक्षिण भारत
अगर दक्षिण भारत की बात आ जाएगी तो पिकली हल हो जाएगा, पिकली हल हो जाएगा। संगन कल्लू हो जाएगा, संगन, यहाँ से राग के संगन कल्लू हो जाएगा। कोडाइक नाल हो जाएगा, कोडाइक, कोडाइक नाल हो जाएगा। उतनूर हो जाएगा, उतनूर। ठीक है, पिकली हल हो गया। पय्यम पल्ली हो जाएगा, पय्यम, पेयम, आधा या पूरा या, पय्यम पल्ली, पय्यम पल्ली हो जाएगा दक्षिण भारत से। पांचवा जो आ जाएगा वो पूर्वी भारत हो जाएगा, पूर्वी, पूर्वी भारत में दो है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में मैंने क्या बताया था, महिषादल, महिषादल, और क्या बताया था, पांडु राजार दिब्बी, पांडु राजार दिब्बी, ये मैंने बताया था। बिहार में बताया था चिरांद है, सोनपुर है, सेनुआर है, सेनुआर है और ताराडी है, ताराडी हो गया। छठा जो स्थान था ऊपरी गंगा यमुना है, गंगा यमुना दोआब, क्या, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। यहाँ से स्थान जो पड़ता है वो साई पाई पड़ता है, साई। ठीक है, गंगा यमुना दोआब से जो स्थान पड़ता है वो साई पाई पड़ता है। विंध्य क्षेत्र पड़ता है, क्या पड़ता है, हस्तिनापुर पड़ता है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, अतरंजी, अतरंजी खेड़ा विंध्य क्षेत्र है, विंध्य, विंध्य क्षेत्र। सधौरा है, क्या है, सधौरा। नरहन एक स्थान पड़ता है, नरहन। ककौरिया पड़ता है, क्या पड़ता है, ककौरिया, ककौरिया, नरहन हो गया, ककौरिया हो गया। एक और स्थान पड़ता है जो नरहन हो गया, ककौरिया हो गया, इमली डी हो गया, क्या, इमली डी आदि। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के विस्तार के बारे में है। वहाँ के जो पुरातात्विक स्थल जो मिले हैं, ये यहाँ से मिलके औजार मिलते हैं। अब ये चीज इतनी समझ में आ चुकी होगी, तो पूरा धातु युग जो था उसमें ये ताम्र युग जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल बताऊंगा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के महत्व क्या है, यानी ताम्र की खोज हुई तो ताम्र के जो उपकरण बन से उससे कृषि में कैसे फायदा हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, समाज, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति किस तरह से प्रभावित होती चली गई। उसके बाद आएगा कांस्य युग, कांस्य युग के बाद आएगा लौह युग, कांस्य युग लौह युग के कंप्लीट होने के बाद आएगा सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की बात होगी, उसके बाद वैदिक पीरियड की बात होगी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसे प्रॉपर नोट्स में बनाते रहिए, क्योंकि इसे मैंने इसे 2-3 किताबों से मिलाकर बनाया है। बहुत प्रॉपर नोट्स है, इतना ही। और इसमें जो जो मिलता है जैसे एरर है, कायथा है, नागदा है, यहाँ से जो जो चीज़ों की जानकारी मिली है ये चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, नोट्स बना के याद करना है। ठीक है, और ये जो सीरीज चल रही है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी दिसंबर के यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम में, या इसके बाद यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, पीसीएस प्री होगा, उन सभी एग्जामों में ये जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, अब मेन बात ये आती है, ये प्रॉपर नोट्स बन जाने के बाद इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी, और अगर ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है तो आप इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।